जिस नाटक पर आज बात होने जा रही है वो नाटक तो अपने रचना के समय से ही, अपने रचना काल के समय से ही प्रासंगिक रहा, लेकिन इधर जब से स्त्री विमर्श की बात चली है, स्त्री विमर्श, तब से नाटक और भी प्रासंगिक हो गया। ये नाटक जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी नाटक है। हिंदी नाटक की परंपरा में अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक लिखने का आरंभ किया या नींव डाली, तो उस गंभीर नींव पर जयशंकर प्रसाद ने विशाल नाट्य प्रासाद तैयार किया। जैसे संस्कृत साहित्य में नाम कालिदास का है, जैसे अंग्रेजी साहित्य में नाम शेक्सपियर का है, वैसे हिंदी साहित्य में नाम जयशंकर प्रसाद का है। अब आपको जानना यह है कि जयशंकर प्रसाद के नाटक, या मैं कहूँ कि उनके संपूर्ण वाङ्मय का विषय क्या है। गौर से सुनने की आवश्यकता है। जयशंकर प्रसाद पुराण और इतिहास के गंभीर अध्येता, अच्छे स्कॉलर। उनके विषय में तो यह कहा जाता है कि जब किसी ऐतिहासिक घटना पर तमाम इतिहास के साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक उल्लेख का या इतिहासों के उल्लेख का उदाहरण दिया जाता है। ऐसे रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। चाहे उनका काव्य संसार हो, चाहे उनका कथा संसार हो, चाहे नाटक का संसार हो, या तो पुराणों से संचालित होता है या तो ऐतिहासिक घटनाओं से संचालित होता है। बात सिर्फ नाटक पर करनी है, सीमा निश्चित है। जयशंकर प्रसाद ने गिनती में बहुत से नाटक उनको लिखा है। कुछ नाटक उनके पौराणिक हैं और अधिकांश नाटक उनके ऐतिहासिक हैं या ऐतिहासिक वातावरण के हैं। जैसे जो प्रसिद्ध नाटक हैं जो कोर्स में लगाए गए हैं, उसमें अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, राजश्री, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। इन नाटकों की जो कथाएं हैं, जो कथाएं निर्मित हुई हैं, वह ऐतिहासिक घटनाओं के साथ शुरू हुई हैं या ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर के ही चलती हैं। लेकिन जयशंकर प्रसाद का उद्देश्य केवल इतिहास की घटनाओं को दोहराना नहीं है। अगर साहित्यकार किसी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख अपने साहित्य में या अपनी कहानी या नाटक में करता है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वह पुनर्इतिहास लिख रहा है। वह उन ऐतिहासिक घटनाओं की तारतम्यता में वर्तमान कहाँ स्थित है, क्या वर्तमान का संबंध ऐतिहासिक घटनाओं से है, क्या इतिहास में जो घटनाएं हुई थी
उन घटनाओं की कहीं पुनरावृत्ति दूसरे रूप में तो नहीं हो रही है, और वो घटनाएं हुई तो किस कारण से हुई और वर्तमान का कारण क्या है। ऐतिहासिक घटनाओं के कारण और वर्तमान के कारण की गहरी साठगांठ के साथ जयशंकर प्रसाद अपने नाटक की कथा को तैयार करते हैं। मैं सारे नाटकों की बात तो मैं नहीं कर पाऊंगा, बड़ा समय लगेगा, लेकिन जो प्रासंगिक नाटक है आज के परिवेश में वो नाटक ध्रुव स्वामिनी। ये नाटक चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ संबंध रखता है। मैं ठीक तो नहीं बता सकता, लेकिन ईस्वी सन 370 के बाद से चंद्रगुप्त का या चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख इतिहास में मिलता है। बात मैं पहले कह चुका हूं कि चंद्रगुप्त के राज्य की व्यवस्था और घटना का सीधे सीधे इस नाटक में नहीं उतारा गया है। घटनाओं का प्रसंग क्या रहा है, खास करके जो चंद्रगुप्त के जीवन में साक्ष्यों के आधार पर कुछ प्रसंग आए हैं, उस प्रसंग को जयशंकर प्रसाद ने इस नाटक में विस्तार दिया है। नाटक के प्रकाशित होने का समय चाहे जब हो, हमारा मतलब उससे नहीं है, लेकिन जो समय चल रहा था जयशंकर प्रसाद के समय में, वो आज़ादी के, देश के आज़ादी के गंभीर आंदोलन का समय था। जयशंकर प्रसाद ने तो 1910-11 से रचना करना शुरू कर दिए थे, लेकिन उनकी गंभीर रचनाएं 1918-19 के बाद आईं। इसीलिए यहीं से छायावाद की शुरुआत मानी जाती है। विषय तो नहीं है, लेकिन 1918 के समय का कोई बड़ा रचनाकार है, कोई सिद्धस्थ रचनाकार है तो जयशंकर प्रसाद है। एक कारण यह भी है छायावाद के आरंभ का। और 1918 की जो राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति है, अगर हम उसको बड़े करीब से देखें तो एक तरफ गांधी जी का आंदोलन आरंभ हो गया था और कांग्रेस में दो विचारधाराएं शामिल हो गई थीं। एक क्रांतिकारियों की थी, थोड़ा सा आप लोगों को हिंट मैं कर रहा हूं, और एक शांत ढंग से आंदोलन चलना शुरू हो गया था। जयशंकर प्रसाद यह साहित्यकार भी अपने समय की मुख्य समस्या के साथ बड़ी गंभीरता से जुड़ता है। साहित्य का ही उद्देश्य है कि अपने समय की परिस्थिति के साथ साहित्य जब चलता है, तब उस समय के मुख्य समस्या जो आंदोलन के रूप में सामने दिखाई दे रही है, वो आंदोलन और प्रखर होता है। यदि किसी आंदोलन के साथ साहित्य अलग है और आंदोलन अलग है, तो आंदोलन कभी सफल नहीं हो पाएगा। जयशंकर प्रसाद गंभीर अध्येता हैं कि वो इस पर विचार करते रहते कि आखिर में कौन सी ऐसी बात है जो छूट रही है इस आंदोलन में, इस स्वतंत्रता के आंदोलन में कौन सी ऐसी बात है छूट रही है, किसको और भी स्वतंत्र होना चाहिए। क्या अंग्रेजों की गुलामी से ही मुक्ति, इस देश की आज़ादी मुक्ति है, या कोई और भी कारण है, या कोई और भी समस्या है इस भारत समाज में या इस समाज में जिसके लिए आंदोलन की आवश्यकता है। तो जब आंदोलन चल ही रहा है तो उन समस्याओं को भी रखा जाए जो आज़ादी के पहले हैं,
जिनके लिए कोई धर्मशास्त्र नहीं बना, जिनके लिए कोई धर्मशास्त्र नहीं बना, कोई समाजशास्त्र नहीं बना, जो परंपरा से समस्याएं चली आ रही हैं, शायद इस अंग्रेजों की हुकूमत के विरुद्ध चल रहे आंदोलन से वो आंदोलन शक्तिशाली हो सकता है या आवश्यक हो सकता है। 1923 के आसपास स्त्री स्वातंत्र्य आंदोलन चला। 1923 के आसपास स्त्री स्वातंत्र्य आंदोलन की शुरुआत हुई। आंदोलन सिर्फ चौराहे पर खड़ा होकर के उस आंदोलन पर वार्ता कर देने मात्र से आंदोलन नहीं होता है। उसके लिए बुनियादी तौर से क्रांति करनी पड़ती है। क्रांति दो प्रकार की होती है, एक क्रांति तो चौराहे से होती है और एक क्रांति चिंतन से होती है। उन सारे बिंदुओं को उसमें प्रस्तुत करना होता है जिन बिंदुओं के कारण घटना परतंत्र है। घटना क्या है? घटना परतंत्र है, विषय परतंत्र है। जयशंकर प्रसाद को यह लगा कि जिस स्त्री को बराबर यह कहा गया कि यत्र पूजयंत नारी तत्र रमन्ते देवता, शब्द तो बहुत बड़े बड़े दिए गए, वाक्य तो बहुत बड़े बड़े दिए गए, लेकिन स्त्री की जो व्यवस्था है वह बनी हुई है। स्त्री नाम ही व्यवस्था का पर्याय बना हुआ है। दूसरे हमारे आर्ष ग्रंथों के बीच से जो सत्य निकलता है वो सत्य क्या है? वो सत्य ये निकल रहा है, सत्य वो ये कहता है कि स्त्री पुरुष के अधीन ही रहती है। जब पुत्री होती है तो पिता के अधीन होती है, जब युवा होती है तो पति के अधीन होती है, और जब वृद्ध होती है तो पुत्र के अधीन होती है। क्या स्त्री का संपूर्ण जीवन अधीनता की स्थिति है? क्या उसका जीवन स्वतंत्र नहीं है? क्या उसके अधीन समाज नहीं हो सकता है? क्या उसके अधीन पिता नहीं हो सकता है? क्या उसके अधीन पति नहीं हो सकता है? क्या उसके अधीन पुत्र नहीं हो सकता है? जयशंकर प्रसाद ने इस व्यवस्था को बड़ी गंभीरता से लिया। अब जब वो इस गंभीरता को ले रहे हैं और दूसरी तरफ सामाजिक आंदोलन चल रहा है, स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा है, स्त्री स्वातंत्र की आवाज गूंज रही है, तो उस स्त्री स्वातंत्र की आवाज गूंज का कारण क्या है? किन कारणों से ये आवाज अब गूंज रही है? क्योंकि तब आवाज गूंज रही थी आंदोलनों में, चौराहे के आंदोलनों में केवल आवाज गूंज रही थी, लेकिन स्त्री की व्यवस्था किन किन जगहों पर है, किन किन धर्मशास्त्रों के अनुसार संस्कारों में है, किस किस तरीके से स्त्री को प्रतिबद्ध किया गया है, विबद्ध किया गया है, संबद्ध किया है, उस सारी प्रतिबद्धता संबद्धता के सत्य को जयशंकर प्रसाद एक बार तितर बितर कर देना चाहते हैं। केवल क्रांति क्रांति शब्द चिल्ला करके नहीं, बाकायदा जो हमारे शास्त्र हैं उन शास्त्रों के आलोक में स्त्री की स्वतंत्रता की बात करते हैं। हुआ ये जयशंकर प्रसाद ने जब ध्रुवस्वामी नाटक लिखने की योजना बनाई होगी तो अब पहले साक्ष्यों को इकट्ठा किए होंगे कि किस किस साक्ष्य की आवश्यकता पड़ सकती है नारी के स्वतंत्र जीवन की वकालत करने के लिए, बहस करने के लिए। तो बहस करने के लिए वह इतिहास और पुराण में यात्रा की। इतिहास से उन्होंने एक घटना को लिया और पुराण से साक्ष्य को लिया, दो चीज़ लिया। दोनों का ये नाटक मिला जुला रूप कि घटना इतिहास की है और मुक्ति का आंदोलन नारी के स्वतंत्रता के तेवर को प्रखर करने का जो उन्होंने उदाहरण लिया वो कहाँ से लिया? पुराणों से लिया और कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों से भी लिया।
एक घटना चंद्रगुप्त के समय में हुई थी, जो धृतराष्ट्र नाटक के कथानक से स्पष्ट होता है। पूरी बात स्पष्ट नहीं है, केवल घटनाओं का उल्लेख होता है, लेकिन मैं उन घटनाओं की ओर, उस कथा की ओर थोड़ा सा संकेत कर देना चाहते। चंद्रगुप्त का समय, चंद्रगुप्त के पिता समुद्रगुप्त यशस्वी सम्राट थे। उनका विस्तार लगभग पूरे भारतवर्ष में था। प्रायः कुछ वर्षों के अंतराल पर हर सम्राट अपने राज्य की सीमा का वह निरीक्षण करता था। उस निरीक्षण को दिग्विजय कहा जाता था। दिग्विजय। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र, बड़े पुत्र का नाम रामगुप्त, छोटे पुत्र का नाम चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने तो कुछ नहीं कहा अपने बड़े पुत्र के विषय में, सिर्फ कथा से इतना ही है, ऐतिहासिक घटनाएं जो संकेत करती हैं या जो बताती हैं, प्रमाणित करती हैं। और रामगुप्त के विषय में समुद्रगुप्त ने कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ जो कथा है, उस कथा का जो संचालन होता है, ऐतिहासिक घटना या इतिहास का जो संचालन होता है, समुद्रगुप्त अपने छोटे पुत्र चंद्रगुप्त को अपने साथ रखते हैं। चंद्रगुप्त धीर है, गंभीर है, शक्तिशाली है, उत्साही है। पिता के गौरव और साम्राज्य के गौरव का उसे स्मरण है और वो दिग्विजय के लिए निकला था। बोलतो है एक सेनानायक की तरह से चल रहा था। स्थान स्थान पर युद्ध भी हुए होंगे और दिग्विजय करते करते वो लिच्छविराज में आया। लिच्छविराज ने चंद्रगुप्त के तेजस्विता को देख करके अपनी सुंदर सी कन्या ध्रुवस्वामिनी का कन्योपायन संस्कार कर दिया। युद्ध तो नहीं हुआ था, लेकिन प्रयाग प्रशस्ति में ये लिखा गया है कि अगर दिग्विजय के दौरान कोई राजा हारता है, विजित होता है, तो संबंध को स्थिर बनाने के लिए जीते हुए राजा के पुत्र से अपनी पुत्री का विवाह कर सकता है। ये प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ। विजित राजा कन्योपायन संस्कार कर सकता है। लिच्छविराज ने अपने पुत्री ध्रुवस्वामिनी का कन्योपायन संस्कार कर दिया। कन्यादान हो गया अपने संस्कृत के अनुसार, जो उनके राज्य, जो लिच्छवियों की संस्कृत थी, उस संस्कृत के अनुसार। संस्कृत माने रीति रिवाज, सिद्धांत, संस्कार। हर पंथ के रीति रिवाज, सिद्धांत होते हैं। ध्रुवस्वामिनी को लेकर के आते हैं, दिग्विजय की यात्रा भी पूरी करते हैं और लेकर के चंद्रगुप्त आता। उसके पहले ही या उस यात्रा के साथ चंद्रगुप्त के शक्ति, पौरुष और उसकी शालीनता को देखते ही समुद्रगुप्त ने उसे युवराज घोषित कर दिया था। युवराज घोषित कर दिया था, लेकिन जो संवैधानिक रूप से जो लिखा जाता है वो लिखा नहीं गया, उसकी घोषणा नहीं हुई। आते घटना हो गई कि समुद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है और उसके पहले जो संविधान था, जहाँ उन्होंने घोषणा नहीं किया और युवराज मान लिया था समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त को, लेकिन सभा परिषद या राज्य परिषद के सम्मुख यह बात नहीं आई थी। रामगुप्त अपने पिता और भाई की अनुपस्थिति में शिखर स्वामी, जो बुद्धि का पंडित था, उससे अपनी साठगांठ कर लिया था।
कथा के भीतर से बात स्पष्ट होती है कि शिखर स्वामी भी बहुत चालाक था, बहुत दूरदर्शी था। उसने यह सोचा कि रामगुप्त के पास तो शक्ति है नहीं, पुरुषार्थ तो है नहीं, यदि ये राजा बनेगा तो राज्य का संचालन मैं अपने हाथ में ले लूँगा, सूत्रधार मैं रहूँगा। अगर चंद्रगुप्त बनेगा तो मैं सिर्फ एक परामर्श देने वाला पदाधिकारी होऊंगा, सूत्रधार नहीं हो पाऊंगा। इसलिए आते ही चंद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त के मृत्यु के बाद उसने आपात रूप में, आपात स्थिति में सभा की बैठक कराई होगी और बैठक करा करके उसने सभा के सामने यह प्रस्तुत किया कि अब तक गुप्त साम्राज्य की जो परंपरा है सिंहासन प्राप्त करने की, वो यही है कि ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है, सिंहासन का अधिकारी होता है। सभा ने इस विचार को, इस समस्या को शिखर स्वामी के अनुसार अनुमोदित कर दिया। राजा बन गया। अब शिखर स्वामी एक और दांव चलाता है। वो जानता है कि रामगुप्त विलासी है, वो विलासी है, स्त्री रूप का यह लालची है, इसको मदिरा चाहिए और सुंदरी चाहिए। तो जब सुंदरी और मदिरा में जितना ही डूबेगा राज्य का संचालन उतना ही मेरे हाथ में आएगा। तो उसने एक घोषणा और कर दिया कि दिग्विजय के दौरान जो कुछ भी मिला था उस सारी संपत्ति का अधिकार किसको है? राजा को है। राजा को संपत्ति का अधिकार है। इस आधार पर उसने यह कहा कि ध्रुव स्वामी भी चूंकि दिग्विजय के दौरान मिली हुई है, इसलिए इस पर भी अधिकार किसका है? रामगुप्त का है। रामगुप्त खुश और विवाह संपादित हो गया। अब समस्या आ गई, नाटक से चल रहा हूं। अब समस्या आ गई और चंद्रगुप्त दोनों निर्णयों को इसलिए स्वीकार कर लिया कि यदि मैं इसमें हस्तक्षेप करूंगा तो शायद मामला तो बहुत कुछ बिगड़ चुका है, इतना बिगड़ जाएगा कि दोनों भाइयों में संघर्ष होगा और जो साम्राज्य है उसकी जो गरिमा है, जो मर्यादा है, वो तितर बितर हो जाएगी। ध्रुव स्वामी के विषय में भी बहुत सोचता है, लेकिन इतिहास यह बनेगा कि एक स्त्री के लिए दो भाइयों में संघर्ष हो गया, जो निरंतर संघर्ष का इतिहास बन रहा था। इस इतिहास को भी चंद्रगुप्त क्या कहा? रोकना चाहा। ये रुका नहीं, थोड़ा कथानक तेजी से। ध्रुव स्वामी ने उस विवाह को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, चूंकि वो निक्षप राजकुमारी थी, कुशाग्र थी, सुंदर थी। अब वो परिस्थितियों को बहुत करीब से अनुभव करना शुरू किया और उसे लगा कि इस राजकुल में तो भारी षड्यंत्र चल रहा है और पुरुष समाज यहां प्रभावकारी है। ध्यान देना है इस पर। जो जयशंकर प्रसाद के नाटकों का जो संवाद है, जो कथोपकथन है, क्यों उनका नाटक हिंदी नाट्य परंपरा में सर्वोत्तम है। जो कथोपकथन है वो सर्वोत्तम इनका है और नाटक की जो सबसे बड़ी स्थापना और पहचान उसके संवाद में ही होती है। संवाद और मार्मिक वाक्यों का संगठन, मार्मिक वाक्यों का संगठन दोनों है।
क्योंकि जयशंकर प्रसाद छायावाद के शीर्षस्थ रचनाकार हैं, इसलिए इनके रचना में, इनके साहित्य में चाहे नाटक हो, चाहे कहानी हो, लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, बिंबात्मकता, रहस्यगर्भिता सब दिखाई देती, चाहे वो गद्य साहित्य हो चाहे पद्य। नाटक की शुरुआत जहाँ से होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट परीक्षा के दृष्टि से, व्याख्या के दृष्टि से, 3 लाइन कि सीधा तना हुआ, सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व की कठोरता को साकार, अभ्रभेदी उन्मुक्त शिखर। इसकी मैं व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ी सी बात गोस्वामी क्या कहती है कि सीधा तना हुआ, खड़ग धारणी से नाटक की शुरुआत होती है कि देखो खड़ग धारणी सीधा, ये इस देखो इस पर्वत को, ये सीधा तन के बीच में झुकने का नाम नहीं। और इसमें जो कठोरता है, कठोरता नहीं है, अपनी इस कठोरता में अपने संप्रभु होने का, सर्वशक्तिशाली होने का संकेत दे रहा है कि मेरे समान और कुछ संसार में नहीं है। तो जो अपने को मान लेता कि मेरे समान संसार में कोई नहीं होता, वो किसी से प्रेम नहीं करता। प्रेम तो समकक्षता में होती है। अब वहाँ स्त्रियों की दशा की ओर संकेत करती है। देखो, इन क्षुद्र कोमल निरीह, 3 शब्द का प्रयोग करते हैं। क्षुद्र कोमल और निरीह लताओं को तो इसके पैरों में लौटने के अलावा कुछ नहीं। इस पर्वत के पैर में यह लोटे हैं, यानी कठोर समाज, पुरुषों के कठोर समाज में स्त्री की हैसियत क्या है, किसके समान है? लता के समान है, कोमल। सिर्फ पुरुष के पैर को पकड़े रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत से बिंदु, बहुत से कथोपकथन तो हृदय और जुबान में है। वो कहती है कि इस राजकुल के अंतःपुर में न जाने कब से नीरव अपमान संचित था और आते आते ही हमें दे दिया गया। इस राजकुल के अंतःपुर में शांत अपमान तहा करके रखा गया था। लड़कियों के आने के बाद उन्हें धन, मुद्रा, स्वर्ण दिया जाता था, लेकिन मुझे क्या मिला? शांत अपमान, ऐसा अपमान जिसे कहा भी न जा सके। नीरव अपमान, क्या भाषा है, दिया गया। स्त्री समझौतावादी होती है। ध्रुवस्वामिनी ने भी समझौता किया। स्त्री 2 चीज अपने आंख से नहीं देखना चाहती कि उसका पुरुष किसी पराई स्त्री के साथ बात करे, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है। और दूसरी बात, विश्वास चाहती है। वो विश्वास चाहती है। अगर इन दोनों चीजों में अगर विश्वास भी बना हुआ पुरुष का, तभी वो रह लेती है, काट लेती है। लेकिन जब दोनों पे कुठाराघात होता है, तब वो स्त्री, चाहे वो पति कैसा ही हो, उसे स्वीकार ही नहीं करती है, एक्सेप्ट नहीं करती है, क्रांति कर देती है, उसे अलग होने का निर्णय कर लेती है। बहुत कुछ कर सकती है। उसने अपने आंख से देख लिया कि विलासिनियों के साथ वह कुंज में बैठा हुआ है, और उसने यह भी जान लिया कि यह मेरी हृदय की बात को जानना चाहता है। कमजोर पुरुष अपने स्त्री के हृदय को जान नहीं पाता है। सामर्थ्यशाली सबसे बड़ा संघर्ष है। अब देखो, यही विमर्श है, यही चीज़ें हैं जहाँ जयशंकर प्रसाद उतर रहे हैं। एक स्त्री के जीवन में ये जब घटनाएं आती हैं कि उसका पति अपने पत्नी के हृदय, पत्नी के वातावरण को जानने के लिए, उसकी भावनाओं को जानने के लिए अपनी बहन को लगा दे, अपन भाभी को लगा दे,
अपनी माँ को लगा दे कि माँ देख कि काका सोचे ले, काका करे ले। तो जब वो लड़की यह जानेगी कि यह तो हमारे लिए सब के सब क्या हैं, सब के सब CBI हैं, तब उसको अपने भाग्य पर, अपनी स्वतंत्रता पर बड़ा आघात लगता है, बड़ा आघात लगता है। दुर्स्वामिनी को मालूम हो गया किस राजा को विवाह संस्कार पर विश्वास नहीं है, विवाह के संस्कार पर विश्वास नहीं है। जब विवाह हो गया, जब राज पुरोहित ने अग्निवेदी के सामने मंत्र पढ़ करके आहुतियां दे दी और विवाह संस्कार में निबद्ध हो गई, तो फिर संस्कार के अनुसार, शास्त्र के अनुसार में पत्नी, ऐसे में पुरुष को विश्वास करना चाहिए। लेकिन विलासी पुरुष जो लंपट होता है, जो पर स्त्री गमन करने वाला होता है, वो अपने स्त्री के चरित्र पर बहुत ध्यान देता है। घूंघट नहीं काढ़ी हो, वैसे तुम निकल पड़ी हो, तुमको अच्छे वस्त्र पहनने का ढंग नहीं है, वो तमाम तरह के फप्तियों को कसता रहता है। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि इसका पुरुष क्या है, लंपट। रामगुप्त की सारी जो नप्पी जोखी है वो बता रही है कि वो लंपट है। और तब और भी स्पष्ट हो जाता है, वो इसी चिंता में पड़ा हुआ है। यवन दूत आता है और दूत कहता है, शक का दूत आता है और ये कहता है कि आपने जो दिग्विजय के लिए जिन सेनाओं को भेजा था, वो सेनाएं जंगली मार्ग में दोनों तरफ, पर्वतीय मार्ग में दोनों तरफ से घेर ली गई हैं। उनको मुक्त करने की आवश्यकता है, या तो युद्ध करें या तो संधि को माने। संधि क्या भेजता है, निर्णय करते करते, सुनते सुनते, दुर्स्वामिनी के विषय में जानते जानते यहाँ तक जाना। थोड़ा संवाद, थोड़ी सी कुछ पंक्तियाँ उस नाटक से। वो ये कहती है कि जब खड्गधारणी कहती है कि मैं महारानी आपसे एक पीड़ित के दुख को सुनाना चाहती हूँ, तो कहती कि मैं महारानी हूँ, क्या मैं महारानी हूँ? मुझे तो अपने ही जीवन के मूल्य का ज्ञान नहीं है, मुझे तो अपने ही जीवन के मूल्य का ज्ञान नहीं है। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैं महाराज का मधुर संभाषण तो सुना ही नहीं, मधुर संभाषण सुना है नहीं, और तुम महारानी कहती हो। आगे एक और उदाहरण कि जब शकदूत ने यह बता दिया, बहुत अच्छा कथोपकथन, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन एक उदाहरण में देना नहीं भूलूँगा कि एक स्त्री चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, चाहे कितना ही खराब काम कर रही हो, लेकिन दूसरी स्त्री के दर्द को समझती है। खड्गधारणी दुर्स्वामिनी के हृदय को जानने गई है कि उसके हृदय में चंद्रगुप्त का प्रेम है कि नहीं है, इसका परिज्ञान करने के लिए गई है, बताने के लिए रामगुप्त को वो भेजा है। लेकिन खड्गधारणी है तो स्त्री, वो बहुत अच्छा सहयोग करती है मानसिक स्तर पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, व्याख्या की दृष्टि से। जहाँ दुर्स्वामिनी बहुत निराश हो जाती है, वहाँ क्या कहती है? कहती है, देवी झरने के पास उस बल्लरी को देखो, झरने के पास उस बल्लरी को देखो जो पर्वत पर चढ़ गई है। अगर ध्यान से उसकी नन्ही नन्ही पत्तियों को देखेंगी तो वह काई जाति की है, काई जात की है। प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वही काई, प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वही काई जो फिसलन बनने के लिए जानी जाती है, वो दूसरे के पर्वत पर चढ़ने का आलंबन बन जाती है, आलंबन बन जाती है। ये रचनाकार ने बड़ी बात कही है। खड्गधारणी के अनुकूल तो बात नहीं की है, लेकिन एक स्त्री जहाँ निराश होती है उसको आशा बधाने के लिए।
घटना में शकदूत ये प्रस्ताव भेजता है कि या तो तुम युद्ध करो, या तो तुम ध्रुव स्वामिनी को मेरी रानी बनने के लिए भेज दो। और यही नहीं, जितने भी तुम्हारे सामंत हैं सारे सामंतों की पत्नियों को मेरे सामंत के लिए भेज दो, भेज दो इसको। और यह निर्देश करते हुए कि दिग्विजय की यात्रा करने के पहले शकराज के विवाह का संबंध ध्रुव स्वामिनी से स्थिर हो चुका था। वास्तविक रूप से ध्रुव स्वामिनी शकराज की पत्नी हैं। इतनी बड़ी बात एक राजा के सामने आ गई और राजा इस तलाश में है कि यह स्त्री मुझसे प्रेम करती है कि मेरे छोटे भाई से प्रेम करती, उसको खोज रहा। और खोजते खोजते इस सत्य पर पहुंच गया कि इसके हृदय में मेरे प्रति कोई आदर नहीं है, और तय कर लेता है, निर्णय ले लिया कि बड़ा निर्णय लेता है। पूछता शिखर स्वामी कि महाराज इस दशा में क्या होगा, इस पत्र से आपने क्या समझा? कहा इस पत्र में एक भी बात मेरे प्रतिकूल नहीं है। कहा मेरे प्रतिकूल नहीं है। कहा तुम तो जानते ही हो मेरे इस दिग्विजय यात्रा का कोई गुप्त उद्देश्य है, जानते ही हो, और मैं चाहता हूं कि एक ही चाल में सारे जो विरोधी हैं सब क्या हो, सब ध्वस्त हो जाए। कहा तब तो आपने कुछ निर्णय ले लिया होगा। तो वो कहता है कि शेखर, जिसके भुजाओं में बल कम हो उसका मस्तिष्क बिजली के समान नहीं। कहा जिसका भविष्य मेघ संकुल आकाश की तरह से क्या हो, घिरा हो, मेघ संकुल आकाश की तरह से क्या हो, घिरा हो, उसकी बुद्धि तो बिजली के समान चमकनी ही चाहिए। अगर मेरी बुद्धि भी नहीं रही तो मैं कैसे रहूँगा? जब से मेरा आदरण ग्रहण किया हूँ, चंद्रगुप्त विरोध करता है, कुमार विरोध करता है, राजपुरोहित विरोध कर रहा है, सेनापति विरोध करते हैं, सब तो विरोध हमारा कर रहे हैं। यहाँ तक कि ध्रुव स्वामिनी जो मेरी पत्नी मेरी रानी है वो भी मुझसे प्रेम नहीं करती। इसलिए जब ध्रुव स्वामिनी जाएगी तो चंद्रगुप्त चूंकि राष्ट्र का गौरव जाएगा और वह गौरव को जाने नहीं देगा। कहा नाटक में यह नहीं है ये बात, लेकिन वो कहा जो लक्ष्य किया वो कि वो उसको जाने नहीं देगा, और जाने भी देगा, दोनों जाएंगे भी तो वहाँ से लौट करके नहीं आएंगे। भाई भी मर जाएगा और ये भी समाप्त हो जाएगी, दोनों की मृत्यु हो जाएगी, दोनों साफ हो जाएंगे। इसलिए शकदूत ने जो संधि लाया है उसे स्वीकार कर लो। बहुत सारी घटनाएं होती हैं, मंदाकिनी आती है, बहस करती है कि मूर्खों ने साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने के लिए निश्चय कर लिया है। सच है कि जब वीरता भागती है तो पैरों से पाखंड की धूल उड़ती है और सब कुछ नष्ट हो जाता है। सारी स्थिति आ गई, सब कुछ हो गया, सारी घटनाएं हो गई। घटनाएं बदलते बदलते यहाँ तक बदली कथा के भीतर से कि एक समय रामगुप्त की भी मृत्यु हो जाती है। अब चूंकि हमें समस्या पर आना है कि इस नाटक समस्या प्रधान है। रामगुप्त की हत्या हो गई, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार ध्रुव स्वामिनी किसकी पत्नी है? रामगुप्त की पत्नी क्या है? रामगुप्त की है। असुर संस्कृति नहीं है कि जो पति मराते हो किसी दूसरे से विवाह करो, मानवीय संस्कृति है। क्या मानवीय संस्कृति है? राम ने जब बाली को मारा था, ध्यान देना,
जब राम ने बाली को मारा था तो मारने के बाद जब बाल के सामने पहुंचे तो उन्होंने अपने वो कहा कि आपने जो पाप किया, आपने जो मुझे वध किया है, उस वध का कारण क्या है, कौन सा मैंने खराब काम किया है। तो उन्होंने कहा कि भाई के पत्नी को सारा कारण बताया, और भी ये सब जो लड़कियां हैं पुत्री के समान होती हैं, लेकिन तुमने इसका पालन नहीं किया। तो बाली ने कहा, हे पुरुषोत्तम, राम चुप हो जाते कि हे पुरुषोत्तम, आप जिसे पाप कहते हैं ये हमारी संस्कृति है। हमारे कल्चर में जो शक्तिशाली होता है वह उसी की कोई सुंदर स्त्री पत्नी होती है। हर सुंदर स्त्री उसकी पत्नी हो सकती बना सकता है। ये हमारी संस्कृति है, हमारे कल्चर की विशेषता है। जैसे महाभारत की हिडिंबा भीम से जब विवाह करती है तो शर्त थी उसके पिता को मारना पड़ेगा, बिना मारे विवाह भाई करने नहीं देता। अब सोच लो, अब जब हिडिंबा के पिता का वध कर दिया तो एक शर्त और थी कि आपको तब तक रहना पड़ेगा जब तक इसका उत्तराधिकारी न हो जाए, या तो सिंहासन पर आप बैठिए या तो मेरी संतान। ये संस्कृति है, एक कल्चर है। आप लोग बताएंगे ना, हर कल्चर हर संस्कृति के अलग अलग क्या होते हैं, सिद्धांत होते हैं। तो हे राम, आपने अपने मानवीय संस्कृति से देखा है, मेरी संस्कृति तो आपने देखा नहीं। राम चुप हो जाते हैं। अब नाटक की संस्कृति यही है ना कि जब इस पति नहीं है तो पत्नी क्या है, विधवा है। जब पति नहीं है तो क्या है, वो विधवा है। विधवा के विवाह में कहीं कोई वर्जना नहीं। हमारे धर्मशास्त्र ने विधवा के विवाह के लिए शुरू से ही खुली छूट दे रखी है, कहीं कोई वर्जना नहीं। लेकिन एक स्त्री अपने चांडाल पति, अविश्वासी पति, विलासी पति के साथ रह करके क्या उसके मरने तक के समय का इंतजार करेगी और सारे जुर्म को बर्दाश्त करती रहेगी? समस्या यह है कि मृत्यु के बाद पति के न रहने पर स्त्री दूसरा विवाह कर सकती है, उसके पहले नहीं कर सकती। तो जयशंकर प्रसाद ने इस सांस्कृतिक समाधान का मार्ग तलाशा कि कहीं हमारे धर्मशास्त्र में कोई ऐसा विधान है। तो उन्होंने स्मृतियों की तरफ अपना ध्यान आकृष्ट किया। जब वो अपना ध्यान आकृष्ट करते हैं तो स्मृतियों को देखते हैं तो सबसे पहले आती है नारद स्मृति। नारद स्मृति, नारद स्मृति में स्त्री बहुत साफ कहती है कि अपत्यार्थम स्त्रिय सृष्टा स्त्री क्षेत्रम बीजिनो नरा क्षेत्रम बीजवते देहं ना बीजम क्षेत्रम रहत। कुल मिलाकर के एक स्त्री क्षेत्र है, पुरुष क्या है, बीज है। अगर वो स्त्री को बीज नहीं दे सकता है तो स्त्री इसका परित्याग कर सकती। ये नारद स्मृति में, वो नारद स्मृति में। अब दूसरा जो उदाहरण उन्होंने दिया पराशर स्मृति से दिया। पराशर स्मृति और स्पष्ट कि 5 अवस्थाओं में पति के रहते हुए स्त्री उस पति का परित्याग कर सकती। 5 अवस्थाएं हैं। पति अगर जीवित है, पति अगर सामने भी है, तो अगर 5 अवस्था है, 5 आरोप लगा करके पति से अलग हो सकती है। एक बार कुछ लड़कों ने, ध्यान सुनना, कुछ लड़कों ने प्रश्न किया कि सर डाइवोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? उर्दू में तलाक कहते हैं और
अंग्रेजी में डिवोर्स कहते हैं, तो सर इसे हिंदी में क्या कहा जाएगा? तो मैं चुप रहा। 2 ही मिनट में एकदम झकझोर दिया मेरे दिमाग ने कि हाँ बात तो सही है। 2 मिनट में मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि हमारी संस्कृति में धर्म विवाह है, अमोक्षो ही धर्म विवाह नाम, कि धर्म विवाह में तो डाइवोर्स है ही नहीं, हिंदू विवाह में तो डाइवोर्स है ही नहीं है। यहां जिस स्त्री से विवाह हो गया पुरुष छोड़ नहीं सकता है। जिस स्त्री से पुरुष का विवाह हो गया है पुरुष यहां छोड़ ही नहीं सकता है, तो डाइवोर्स शब्द का अर्थ क्या बनेगा? जब तक क्रिया नहीं है तो उसका नाम क्या होगा? हमने कहा हमारे वहां नहीं। हाँ, मोक्ष की बात आई है। कहा यहां अगर पुरुष स्त्री को छोड़ना चाहे तो छोड़ नहीं सकता है, लेकिन स्त्री के लिए है। स्त्री पति का परित्याग करना चाह रही है तो 5 कारण में से कोई भी एक कारण लगा करके उससे अपना साथ अलग कर सकती है। कहा कि नष्टे मृते प्रवज्जये क्लीवे चौपतितौ पति पंचासु वापतसु नारीणाम पतिरन्यो विधि यते। पराशर ऋषि कहते हैं कि नष्टे, अगर पति नष्ट हो गया, किससे? आचरण से नष्ट हो गया। नष्ट आचरण से क्या हो गया? पति नष्ट हो गया है और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तो कि अब आपसे मेरा मोक्ष। नष्ट, मृत्यु हो गई तो कोई बातें नहीं, मर गया तो कोई बातें नहीं। प्रवज्रे, अगर पति साधु सन्यासी हो गया हो, साधु हो गया हो, सन्यासी हो गया हो, तो अपनी पत्नी पर दबाव नहीं डाल सकता कि तुम भी साधु सन्यासिनी हो जाओ। तो ऐसी स्थिति में वह स्त्री दूसरा विवाह उस सन्यासी पति के रहते ही कर सकती। क्लीवे च पतितौ पति, चौथा क्लीव, अगर पति क्या है? नपुंसक। नपुंसक माने हिजड़ा नहीं हुआ। उसमें दिया नाटक में हमें पढ़ाया तुम लोगों को कि हाँ, कि नपुंसक का मतलब जो अपने स्त्री के सतीत्व, शील, मर्यादा, गौरव, गरिमा की हिफाजत नहीं कर सकता हो, पुरुष क्या है? नपुंसक। हमारे वहाँ इतिहास है कि अलाउद्दीन खिलजी के सामने रतन सेन अपने प्राण का परित्याग कर देते। भाई तो पद्मावती ने जौहर कर लिया। तो पद्मावती ने क्या किया? पद्मावती ने जौहर कर लिया। रतन सेन ने कहीं यह नहीं कहा कि तुम क्या करोगी मेरे न रहने पर। शाका हुआ था तो 4 बात, अगर पतित हो गया है, गिर गया है, राष्ट्रद्रोही हो गया है, राष्ट्र से निकाल दिया गया है, तो वह स्त्री अपना विवाह कर सकती है। 5 कारण हो गया, ठीक। लेकिन 5 कारणों में से कोई भी एक कारण है तो स्त्री पति से अलग हो सकती है। ये पराशर स्मृति के अनुसार। नारद के अनुसार अगर पुरुष स्त्री का भरण पोषण नहीं कर सकता है, सुख नहीं दे सकता है, तो उससे वो अपना संबंध अलग बना सकती है। कुछ विद्वानों ने यह कहा तो भाई यह तो स्त्रियों के लिए हो गया, नहीं, कुछ विद्वानों ने कहा ये तो पौराणिक बात है, यह तो स्मृतियों की बात है। स्मृतियों का युग जो दूसरा था, उस युग में स्त्री इन कारणों से, क्या इस समय भी कोई ऐसा संदेश है? तो जयशंकर प्रसाद ने चाणक्य, कौटिल्य, चाणक्य ने सारे प्रसंगों पर अपनी बात रखी है। कौटिल्य ने अपने धर्मस्त्री प्रकरण में, जहाँ वो धर्म की बात देखते हैं कि हमारे ग्रंथ का यह भाग अब धर्म के लिए चल रहा है, धर्मस्त्री प्रकरण में
विवाह संयुक्त में लिखा कि नीचत्वम परदेशम प्रस्थितो व प्रस्थितो राजकिल्वशी प्राणम हंता प्रत्यस्त्याजो क्लीवो वापति। यह प्रामाणिक कौटिल्य ने लिखा है, चाणक्य ने लिखा कि नीचत्वम परदेशम, अगर पति नीच हो गया हो, परदेश चला गया हो, वो भी ध्यान देना कि पति पत्नी से 3 वर्ष के लिए अगर वो परदेश है, चौथा वर्ष रहना है, तो पत्नी से उसे आज्ञा मांगना पड़ेगा कि बोलो मैं चौथा वर्ष रहूं, क्योंकि द्वार खुल जाता है कि 3 वर्ष इंतजार करने के बाद पत्नी पति का परित्याग कर सकती है। 3 ही वर्ष इंतजार करने का समय है। अगर कोई पति अपने पत्नी से दूर चला गया, विदेश चला गया, अगर 3 वर्ष हो गया तो उसे पत्नी से इजाज़त मांगनी पड़ेगी कि बोलो आगे रहूं कि न रहूं, क्योंकि तब वह स्त्री आज़ाद हो जाती है नीचत्व पर। नीच नंबर 1 पर क्या कि अगर पुरुष नीच हो गया हो, जैसे पहले का नष्ट, अगर पति नीच हो गया हो, निम्न हो गया हो, आचरण से नष्ट हो गया हो, परदेशम व प्रस्थितो राजकिल्वश, उसके पर राजद्रोह लगा हुआ है, प्राणभिहंता, प्राण लेने वाला हो, क्लीबो व नपुंसक हो, तो ऐसे पति का परित्याग कर सकती स्त्री। इतनी सारी बात हो गई तो यह हुआ कि पुरुष के लिए, कहा तो स्त्री के लिए, कहा कि पुरुष क्या दूसरा विवाह कर सकता है, तो कहा कि नहीं, वह दूसरी स्त्री ला सकता है लेकिन पहली को छोड़ नहीं सकता है। वो भी 3 शर्तें हैं, 3 शर्त है, अरे 4 शर्त है, 3 शर्त है कि वर्षाणी अस्ता व प्रमाण पुत्रा, कि वह 8 वर्ष तक, 8 वर्ष तक वह स्त्री गर्भवती न हो, वंध्या वर्षाणी अष्टा व प्रमाण जायमान पुत्राम, च आकांक्षित 10 बिंदु, और 10 वर्ष तक, 10 वर्ष तक वो नष्ट प्रसूति हो। 8 वर्ष तक संतान नहीं दिया तब भी आपको इंतजार करना है, और 10 वर्ष तक संतान दे रही है लेकिन संतान क्या हो रही है, मर जा रही है, तब भी आपको नहीं छोड़ना है। आगे क्या कि 12 कन्याम प्रसवनीम, और 12 वर्ष तक वह केवल पुत्री को जन्म दिया, तो पुरुष पुत्रार्थी द्वितीयम बिंदे, तो पत्नी से निवेदन करेगा कि अगर तुम कहो तो पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरा विवाह करें। इसमें स्त्री स्वतंत्र है, हाँ भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। दूसरा विवाह करने का विधान है, लेकिन पहली पत्नी के परामर्श पर ही किया जा सकता है, क्योंकि हमारे वहाँ स्मृति के अनुसार अमोक्षो भर्तुर कामस्य द्वितीयम भार्या भार्यात भर्ता के अनुसार धर्म विवाह में मोक्ष अमोक्षो परस्परम द्वेषान मोक्षो, आपस में द्वेष होने पर मोक्ष नहीं हो सकता है। आपस में द्वेष होने पर मोक्ष नहीं हो सकता। परस्परम द्वेषान मोक्षो की पत्नी में तकरार हुआ तो मोक्ष हो जाए एक दूसरे से को ना। चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य ने यह एक जगह दृश्य प्रस्तुत किया है कि चंद्रगुप्त और उसके प्रेयसी में, पत्नी में कुछ मनमुटाव होता है, दोनों से अलग होने की बात आ गई है। शास्त्र के निर्देशानुसार यह हुआ कि 6 महीने आप लोग एक कमरे के नीचे, एक कमरे में रहेंगे, एक छत के नीचे रहेंगे। उस 6 महीने में अगर आप लोगों की दूरी हृदय की बनी रही तो विचार किया जाएगा, नहीं रहना पड़ेगा। तो 6 महीने में कौन सा हृदय ऐसा है पति पत्नी का है कि जो मान न जाए। हमारे वहाँ यहाँ तक ऐसी व्यवस्था है। अब ऐसी परिस्थिति इन सारे उदाहरणों के अनुसार ध्रुव स्वामी के सम्मुख बात प्रस्तुत है कि रामगुप्त नहीं है,
तो नाटक के अनुसार सबसे पहला उसके ऊपर नपुंसकता का आरोप उस समय लगता है कि जब ध्रुव स्वामिनी को शकराज के पास भेजता है, चली जाओ। जहाँ ध्रुव स्वामिनी निवेदन करती है, क्या करती है कि निवेदन करती है कि माना मैं स्त्री की तरह से आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाई हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ। स्त्री क्षमा मांगती है। दूसरी बात,